Okay, now let's discuss the important points of internal medicine. First slide is about hematology, oncology, and some genetic diseases. A person with a combination of microcytic anemia plus renal failure and न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट renal failure और साथ में माइक्रोसिटिक अनीमिया है। तो ये पिक्चर है lead poisoning की। causes can be ingested, inhaled or absorbed through skin. occupational exposure में solder, paint, car radiator, batteries, smelting lead glazes और refining से। in children eating lead paint, old housing, urban dwellers। तो अर्बन डिवेलर्स इन सारी जो चीज़ें होती हैं ना, जो ड्वेलिंग्स होते हैं, इन सारी चीज़ों से लेड की पॉइजनिंग हो सकती है। अदर क्लिनिकल फीचर्स एब्डोमिनल पेन होगी, कॉन्स्टिपेशन, डिमेंशिया, फटीग, माइल्जियाज, लेड नेफ्रोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी, एक्सटेंसर वीकनेस, रिस्ट एक्सटेंसर अगर वीकनेस हो जाएगी तो रिस्ट ऑफ फुट ड्रॉप हो सकती है, हाइपरटेंशन और पुअर कॉग्निशन होती है। डायग्नोसिस में ब्लड लेड लेवल्स देखेंगे, मोर देन 10 होगा। पॉइजनिंग में पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पे देखेंगे बेजोफिलिक स्टिपलिंग हो जाती है। नोट बेजोफिलिक स्टिपलिंग जो होती है वो मेगालोब्लास्टिक में भी होती है। ट्रीटमेंट में ईडीटीए देते हैं, सक्सीमर, ओरल, डाइमर कैप्रोल, बाल और पेंसिलामीन, ये सारी ट्रीटमेंट होती हैं फॉर द लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग अगर चिल्ड्रन में है, पीपल शिफ्ट टू न्यू प्लेस विच इज़ बीइंग रेनोवेटेड एंड पेंटेड। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि रेनोवेट क्या होता, घर पेंटेड था तो वहाँ से बच्चे को हुआ है। बिहेवियरल चेंजेस मोस्ट कॉमन है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बिहेवियरल चेंजेस मोस्ट कॉमन, इसमें क्या होगा, यंग में हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी, ओल्डर में अग्रेशन हो जाएगा इससे। और जबकि जीआईटी में एनोरेक्सिया, पेन, वॉमिटिंग और सीएनएस में तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट पर इसमें बता दिया। देन हमारे पास रहता है हाई रिस्क फॉर लेड पॉइजनिंग। Children houses built before 1978, international adoptees and immigrants। बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट फिंगर स्टिक टेस्ट है, नॉर्मल लेवल्स लेस देन 5 होते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स आर टेकन इन दोज हु हैव लेवल्स ऑफ 5 से 44 और ट्रीटमेंट इज़ गिवन इन दोज हु हैव लेड लेवल्स मोर देन 44 होते हैं। और 45 to 69 में गिव पर ओरल सक्सीमर DMSA मोर देन 70 माइक्रोग्राम पर DL इज़ मेडिकल एमरजेंसी। सेरिब्रल एडिमा गिव IM डाइमर कैप्रोल एंड देन फॉलोड बाय द IV EDTA। तो बिफोर गिविंग DMSA हमारे पास क्या चीज़ थी, सक्सीमर, जो कि मोर देन जब 45 to 69 था तो अब आपने पर ओरल दिया था। तो फिर उसके बाद बिफोर गिविंग DMSA order LFTs FEP to monitor response and follow up in 1 month with repetition of these tests along with blood lead के levels। also add iron and calcium supplements as they inhibit कर देती हैं absorption of lead को। तो ये था हमारे पास लेड पॉइजनिंग से रिलेटेड और ये हमने ट्रीटमेंट दे दिया उसमें EDTA, सक्सीमर, डाइमर कैप्रोल, पेंसिलामीन। देन हमारे पास आ जाता है सिनेरियो, पेशेंट है विद अनीमिया, जॉन्डस और स्प्लीनोमेगैली और कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस और फैमिली हिस्ट्री। तो ये हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस की पिक्चर हो गई जिसमें अनीमिया होगा, जॉन्डस होगा, स्प्लीनोमेगैली, कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस भी होगा और प्लस इम्पोर्टेंट क्या, फैमिली हिस्ट्री भी है उसको। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है बिकॉज ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इन RBC मेम्ब्रेन। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है बिकॉज ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है इन RBC मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन, एनकायरन और स्पेक्ट्रम में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज RBC बिकम फ्रेजाइल एंड एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोसिस इज आल्सो इट्स फीचर लीडिंग टू इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट। MCHC और RDW जो है इज आल्सो रेज्ड हो जाता है। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं। ट्रीटमेंट में फोलेट के सप्लीमेंट्स देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, इसके ट्रीटमेंट में हम फोलेट सप्लीमेंट्स देते हैं एंड सप्लीनेक्टमी कर देते हैं। आफ्टर सप्लीनेक्टमी स्मीयर विल शो होवल जोली व्हाट इज़
हेरिडिटी स्फीरोसाइटोसिस की पिक्चर में पेशेंट को अनीमिया होगा, जॉन्डिस और स्प्लेनोमेगाली, कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस और फैमिली हिस्ट्री होती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, इसकी जो आरबीसीज के मेम्ब्रेन होते हैं इनकायरिन और स्पेक्ट्रिन उनमें हो जाती है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, आरबीसीज फ्रेजाइल हो जाती हैं, एक्स्ट्रा वेस्कुलर इनकी हेमोलिसिस होती है जिसकी वजह से रेटिकुलोसाइट काउंट ज़्यादा हो जाता है, एमसीएच और आरडीडब्ल्यू इंक्रीज हो जाती है। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट होते हैं, फोलेट के सप्लीमेंट्स रहते हैं और सप्लीनेक्टमी कर देते हैं। और सप्लीनेक्टमी के बाद स्मेयर में आपको होवल जोली बॉडीज़ नज़र आती हैं। तो ये था हिमाटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी के बारे में जो हम कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है कोलिसिस्टाइटिस प्लस स्प्लीनोमेगाली है और फैमिली हिस्ट्री है। तो ये हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें बता दी कि कोलिसिस्टाइटिस, स्प्लीनोमेगाली और फैमिली हिस्ट्री होगी तो वो हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस होगा। द मोस्ट फेयर्ड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ सप्लीनेक्टमी, स्प्लीन को हम रिमूव कर देते हैं तो मोस्ट फेयर्ड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? सेप्सिस विद एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एच इन्फ्लुएंजा और निसेरिया से। इन तीन ऑर्गेनिज्म से क्या चीज़ हो सकती है? सेप्सिस हो सकती है और मोस्ट कॉमन सेप्सिस बाय द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस MTB2-14। तो जो एनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होती हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एच इन्फ्लुएंजा और निजेरिया की वजह से सेप्सिस हो जाता है। और जो मोस्ट कॉमन सेप्सिस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से होता है क्योंकि ये एंटीबॉडी मीडिएटेड फेगोसाइटोसिस और ऑप्सोनाइजेशन को इनहिबिट कर देती है, इम्पेयर कर देती है। 2 वीक्स बिफोर सप्लीनेक्टमी क्या करती हैं? गिव न्यूमोवैक्स फॉर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और मेनिंजोकोकल वैक्सीन एंड आल्सो HIV इफ़ पेशेंट नॉट गॉट इन चाइल्डहुड। अगर चाइल्डहुड में नहीं ली तो HIV भी देंगे, अदरवाइज आपने न्यूमोवैक्स की वैक्सीन लगा देनी है 2 वीक्स बिफोर सप्लीनेक्टमी। ये सप्लीनेक्टमी हैज़ बीन परफॉर्म्ड इन एमरजेंसी दैट इज़ फॉर ट्रोमा। तो गिव दीज वैक्सीन्स एज सून आफ्टर सर्जरी बिफोर डिस्चार्ज। आफ्टर सर्जरी डेली ओरल पेंसिलिन इज़ रिकमेंडेड फॉर 3 to 5 years। डेली ओरल पेंसिलिन 3 to 5 years के लिए देते हैं बिकॉज द रिस्क ऑफ न्यूमोकोकल सेप्सिस परसिस्ट करता है फॉर मोर देन 10 years के लिए। इवन ऑलमोस्ट 30 years आर मे बी लाइफ लॉन्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का सेप्सिस काफ़ी शदीद होता है तो आपने रिस्क ऑफ न्यूमोकोकल वैक्सीन मोर देन 10 years करते हैं, इवन ऑलमोस्ट 30 years और मे बी लाइफ लॉन्ग। तो इस वजह से आपने उसको ओरल डेली पेंसिलिन रिकमेंड करनी है फॉर 3 to 5 years। और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। नेवर परफॉर्म कोलिसिस्टेक्टमी इन सस्पेक्टेड कन्फर्म्ड हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस बिफोर रिमूविंग दी स्प्लीन। स्प्लीन रिमूव करने से पहले आपने कोलिसिस्टेक्टमी नहीं करनी, इससे इंक्रीज हो जाएगा रिस्क ऑफ इंट्राहिपैटिक स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क जो है ना वो बढ़ जाएगा अगर आप पहले कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं। तो इसमें हमने हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के बारे में क्या पढ़ा है कि जो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? मोस्ट फेड कॉम्प्लिकेशन सप्लीनेक्टमी की ये सेप्सिस करवा सकते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इन्फ्लुएंजा और निजेरिया। तो जो है 2 वीक्स बिफोर सप्लीनेक्टमी आपने न्यूमोवैक्स वैक्सीन लगानी होती है और फिर उसके बाद सर्जरी के बाद डेली ओरल पेंसिलिन की डोज देनी होती है उसको फॉर 3 to 5 years क्योंकि इसकी वजह से ये इन्फेक्शन परसिस्ट कर सकता है सेप्सिस का फॉर मोर देन 10 years 30 years लाइफ लॉन्ग तक परसिस्ट कर सकते हैं। इस वजह से आपने इसको डेली पेंसिलिन की ओरल पेंसिलिन ओरल देनी होती है। और कोलिसिस्टेक्टमी आप पहले नहीं परफॉर्म कर सकते, पहले आप नेवर परफॉर्म कोलिसिस्टेक्टमी बिफोर रिमूविंग द सप्लीनेक्टमी। तो सप्लीनेक्टमी से पहले आप कोलिसिस्टेक्टमी नहीं कर सकते, इसकी वजह से इंट्राहिपैटिक स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है। देन आ जाता है हिपैटोस्प्लीनोमेगाली है, अनीमिया है और अनीमिया के साथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी है। तो ये है गोचर डिजीज़ जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऊपर हमने हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के बारे में पढ़ा, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट थी। तो गोचर डिजीज़ है उसमें हिपैटोस्प्लीनोमेगाली अनीमिया के साथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। तो गोचर डिजीज़ काज होता है डेफिशिएंसी ऑफ द बीटा ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज काज बाय डेफिशिएंसी ऑफ बी ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज की डेफिशिएंसी की वजह से गोचर डिजीज़ होती है। हैंस लिपिड लेडन मैक्रोफेजिस एक्यूमुलेट हो जाते हैं लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो में।
मैक्रोफेजेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अदर क्लिनिकल फीचर्स ग्रुप को इसमें गोचर डिजीज़ में होंगे बोन पेन, एसेप्टिक नेक्रोसिस ऑफ फीमर और एर्लेनमेगर फ्लास्क डिफॉर्मिटी हो जाती है। बोन्स की ट्रीटमेंट में माइक्रोस्कोपी शो करती है गोचर सेल्स मैक्रोफेजेस विद एक्सेंट्रिक न्यूक्लियाई with the PAS positive inclusion bodies resembling the crumpled tissue paper। जो क्रम टिश्यू पेपर होता है उससे रिजेंबल करते हैं। ट्रीटमेंट में इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर देंगे और अल्फ़ा ग्लूसरेज इंजाइम दें, इसकी रिप्लेसमेंट करेंगे। ये फ्लास्क डिफॉर्मिटी दिखाई हुई है। मेंटल नेक्स्ट हो गया। तो ये था हमारे पास गोचर डिजीज़ के बारे में, जिसमें हेपेटोसेप्लिनोमेगाली एनीमिया होता है और साथ में प्लेटलेट्स भी कम हुए हुए होते हैं। सेप्लिन और लीवर दोनों इलार्ज हैं। बी ग्लूकोसर्ब्रोसाइडेज की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना वो लिवर, सेप्लिन और बोन मैरो में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और बोन पेन्स की पिक्चर होगी, एसेप्टिक नेक्रोसिस होगी, फ्लास्क डिफॉर्मिटी हो जाएगी। ट्रीटमेंट में गोचर सेल्स नज़र आएंगे और जिसमें एक्सेंट्रिक न्यूक्लियाई होता है। मैक्रोफेज के अराउंड पैस पॉजिटिव इंक्लूडिंग बॉडीज़ होती हैं जो कि क्रम टिश्यू पेपर से रिजेंबल कर रहा होता है। तो आपने इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर देनी है, दैट इज़ अल्फा ग्लूसरेज। बीटा ग्लूसरब्राइडेज की डेफिशिएंसी थी। तो ये हमारे पास हो गया गोचर डिजीज़। देन आ जाता है ये फ्लास्क डिफॉर्मिटी दिखाई हुई है। देन नेक्स्ट है ये 4 पे मेंटल रिटार्डेशन है, डेवलपमेंटल डिले है, न्यूरो डीजनरेशन है, प्लस चेरी रेड स्पॉट्स है ऑन मैक्यूला पे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा? नीमैन-पिक डिजीज़ और टे-सैक्स डिजीज़। तो नीमैन-पिक डिजीज़ और टे-सैक्स डिजीज़ के फीचर्स होते हैं मेंटल रिटार्डेशन, डेवलपमेंटल डिले, न्यूरो डीजनरेशन और चेरी रेड स्पॉट्स ऑन द मैक्यूला। नीमैन-पिक डिजीज़ में हेपेटोसेप्लिनोमेगाली होती है, टे-सैक्स में हेपेटोसेप्लिनोमेगाली नहीं होती है। डेफिशिएंसी ऑफ स्फिंगोमाइलिनेज। और तो नीमैन-पिक डिजीज़ में स्फिंगोमाइलिनेज की डेफिशिएंसी होती है, जबकि टे-सैक्स में हमें पता है हेक्सोमाइलिनेज एक डेफिशिएंसी होती है। फोम सेल्स होते हैं नीमैन-पिक डिजीज़ में, फोम सेल्स हैविंग ज़ेब्रा बॉडीज़, और जबकि टे-सैक्स डिजीज़ में ओनियन स्किन लाइजोसोम्स होती हैं और हाइपर एक्यूसिस होती है। नईमा मोटी है, सो उसको हेपेटोसेप्लिनोमेगाली है, इसीलिए वो ज़ेब्रा पे सफ़र करती है। और नीमैन-पिक है हेपेटोसेप्लिनोमेगाली वाइल टे-सैक में नो। तो नीमैन-पिक डिजीज़ को हम कैसे याद रखेंगे? नीमैन इज़ हेल्दी और वो इस वजह से वो ज़ेब्रा पे ट्रैवल करती है और उसको हेपेटोसेप्लिनोमेगाली भी है। हेपेटोसेप्लिनोमेगाली हो जाएगी और ज़ेब्रा पे ट्रैवल करते हैं, मतलब फोम सेल्स हैविंग ज़ेब्रा बॉडीज़ हैं, और जबकि उसमें इसके अपोजिट हो जाएगा। तो ये था नीमैन-पिक डिजीज़ और टे-सैक्स डिजीज़ के बारे में। हाँ वो चलता है बता। नेक्स्ट 5 पॉइंट है ए पेशेंट विद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के साथ मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन फोलेट डेफिशिएंसी एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी, क्योंकि विटामिन B12 डेफिशिएंसी कैन अकर आफ्टर टोटल और पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी अगर कर देते हैं तो उसके बाद विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर एंड आल्सो फ्रॉम द ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस ए pernicious anemia से। strict vegetarian also develop vitamin B12 deficiency, वे भी very important है। vitamin B12 is necessary for DNA की synthesis और इट कन्वर्ट्स करती है मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट को इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट में नॉट हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस। ये मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट को हाइड्रोफोलेट में टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर कन्वर्ट करी होती है, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नहीं करी होती है। तो विटामिन B12 के बारे में इसमें क्या बताया है कि जो है ना हमें देखना चाहिए कि कौन से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है, फोलेट की या विटामिन B12 की। तो B12 के बारे में बताया कि ये पार्शियल या टोटल गैस्ट्रेक्टमी की वजह से होता है, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर चल जाएगा, या ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस पर्निशियस एनीमिया की वजह से होता है, या स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन में होता है, क्योंकि विटामिन B12 नेसेसरी के इसलिए डीएनए की फॉर्मेशन कर रहा होता है। देन द मोस्ट न्यूरोलॉजिकल कॉमन फाइंडिंग इन B12 डेफिशिएंसी इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है एंड द लीस्ट कॉमन इज डिमेंशिया। B12 डेफिशिएंसी आल्सो प्रेजेंट्स करती है विद ग्लोसाइटिस एंड डायरिया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग में
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग करवा रही होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है, और डिमेंशिया जो है ना वो लीस्ट कॉमन है, इसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी ज़्यादा करवा रही है, जिसमें टिंगलिंग वगैरह की सेंसेशन होती है। तो डिमेंशिया, मेमोरी लॉस वगैरह कम करवाता है B12 से। दूसरा, इसकी वजह से टंग पे हम देख सकते हैं इन्फ्लेमेशन हुई होती है, ग्लोसाइटस होता है और साथ में डायरिया होता है। ग्लोसाइटस और डायरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं आफ्टर B12 रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो रेटिकुलोसाइट काउंट इम्प्रूव्स फर्स्ट, वाइल न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ जो होंगी वो लास्ट में ऑब्वियसली इम्प्रूव होंगी। जो रेटिकुलोसाइट काउंट होगा वो इम्प्रूव हो जाता है। अब दोनों के अंदर में डिफरेंस देखते हैं। B12 लेवल्स, B12 परनीशियस और फोलेट। B12 परनीशियस में डिक्रीज़ हो जाएंगे, फोलेट में नॉर्मल होंगे। फोलिक एसिड के लेवल B12 में नॉर्मल होंगे, उसमें डिक्रीज़ होंगे। LDH के लेवल्स और बिलिरुबिन के लेवल्स B12 में रेज होंगे और फोलेट में नॉर्मल होंगे। एक कोलहाइड्रिया, विटामिन B12 में एक कोलहाइड्रिया होगा और उसमें नहीं होगा। विटामिन B12 में शिलिंग टेस्ट पॉजिटिव होगा, फोलेट में नेगेटिव होगा। B12 में मिथाइल मेलोनिक एसिड इन यूरिन में प्रेजेंट होता है, MMA आता है, मिथाइल मेलोनिक एसिड इन यूरिया, जबकि फोलेट में नहीं आता। न्यूरोलॉजिकल साइंस भी इसी में है, प्रेजेंट होते हैं B12 में, दैट इज़ पेरिफेरल न्यूरोपैथी, लिस्ट कॉमन डिमेंशिया, और उसमें ऐसा कोई साइन नहीं है। देना जाता है होमोसिस्टिन के लेवल्स भी हमने किस में देखते हैं, दोनों में होमोसिस्टिन के लेवल्स दोनों में कॉमन है, दोनों में रेज होते हैं। और जबकि जो MMA का लेवल है जो यूरिन में जस्ट B12 की वजह से आता है। कॉज ऑफ डेफिशिएंसी वो हमने ऊपर पढ़ लिया, गैस्ट्रेक्टमी, एटोमिक गैस्ट्राइटिस, टिक वेजिटेरियन। फोलेट की होती है टी एंड टोस्ट डाइट, अल्कोहलिज्म से डेफिशिएंसी हो जाती है, और ड्रग्स मेथोट्रेक्सेट से। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कैन गिव एनआइसोसाइटोसिस, पैलिकुलोसाइटोसिस एंड बेसोफिलिक स्टिपलिंग। ये बेसोफिलिक स्टिपलिंग हमने लेड पॉइजनिंग में भी पढ़ी थी। तो ये किस में होती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में होती है। रेटिकुलोसाइट काउंट डिक्रीज हो जाते हैं, ऑल्दो बोन मैरो इज हाइपर सेलुलर, क्योंकि एनआइसोसाइटोसिस, पैलिकोसाइटोसिस वगैरह हो गई है, हाइपर सेलुलर बोन मैरो हो जाता है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट रेटिकुलोसाइट काउंट इज डिक्रीज्ड। हाइपोटायराइडिज्म, लिवर डिजीज, फेनकोनी एनीमियाज and some antimetabolites 5-FUAZT hydroxyurea also give non-megaloblastic macrocytic picture. Increase MCV, macrocytic anemia, increase MCV is with hypersegmented neutrophils। अच्छा, MCV इंक्रीज है तो ये मैक्रोसिटिक एनीमिया है, MCV के साथ हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स हो गए हैं, दैट इज़ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये था हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में। ऑल द बोन मैरो हाइपोसेलुलर, इसमें बाकी ये पिक्चर्स भी होंगी। ट्रीटमेंट देखते हैं। बेस्ट इनिशियल टेस्ट डायग्नोसिस में CBC विद पेरिफेरल ब्लड स्मीयर कराएंगे। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में CBC विद पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट विटामिन B12 के लेवल देखेंगे एंड RBC फोलेट लेवल देखेंगे। बट B12 इज एक्यूट फेज रिएक्टेंट एंड आल्सो कैन इंक्रीज इन इन्फ्लेमेशन, क्योंकि एक्यूट फेज रिएक्टेंट होते हैं जिसमें ये सर वगैरह होता है तो ये इन्फ्लेमेशन में इंक्रीज हो जाते हैं। इफ सच कंडीशन इज देयर, डू MMA लेवल्स करवाएं। वट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप टू कंफर्म द ईटियोलॉजी ऑफ B12 डेफिशिएंसी इफ़ इट्स लेवल फाउंड लो। तो एंटीपाइटल सेल्स एंड एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ कराएंगे अगर B12 डेफिशिएंसी कंफर्म द ईटियोलॉजी के लिए। तो एंटीपाइटल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ कराएंगे। एंड ओल्ड पेशेंट है विद एक्यूमोटिक लीजन्स है ऑन एरियाज ससेप्टेबल टू ट्रॉमा, डोर्सम ऑफ हैंड एंड फोरआर्म पे। तो एक्यूमोटिक लीजन्स हैं, तो एक्यूमोटिक लीजन्स हैं ऑन एरिया ससेप्टेबल, अच्छा जो एरिया ससेप्टेबल टू ट्रॉमा होते हैं जैसे डोर्सम ऑफ हैंड हो गया और फोरआर्म आ गई, तो यहाँ पे एक्यूमोटिक लीजन्स है। तो ये होगा ओल्ड पेशेंट में सिनाइल परब्यूरा। कॉज पेरीवेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू एट्रोफी हो जाती है। लीजन्स डिवेल्प करती हैं रैपिडली, लीजन्स होते हैं वो रैपिडली डिवेल्प करती हैं एंड रिजॉल्व ओवर सेवरल डेज एंड लीवा हीमोसिड्रन लेड ब्राउनिश डिस्कलरेशन। तो हीमोसिड्रन लेड ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो जाएगी वहाँ इस एरिया पे, जो कि थोड़े अरसे के बाद कुछ डेज़ के बाद हील होता है। तो ये था सिनाइल परप्यूरा के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। एक वोमेन है विद हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट फर्स्ट टाइम वेस्टर मिसकैरेज है, पॉजिटिव VDRL है और प्रोलॉन्ग APTT है, अब साथ में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी है। तो एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम होगा। ट्रीट प्रेग्नेंट वोमेन विद लो मॉलिक्यूलर वेट, हेपरिन के साथ वेट करेंगे ट्रीट करेंगे।
एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम जो होता है ना, इसमें यस फर्स्ट टाइम में रिकरेंट मिसकैरेज होते हैं, और बाकी जो हम लैब्स करवाते हैं उसमें VDRL पॉजिटिव, एपीटीटी प्रोलॉन्ग होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा। बोन ट्यूमर्स हैं एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, डायफाइसिस। तो जॉइंट सेल ट्यूमर GOE जॉइंट सेल ट्यूमर होता है एपिफाइसिस पे, ओस्टियोसार्कोमा होता है जी मेटाफाइसिस पे, और इविंग सार्कोमा होता है डायफाइसिस पे। एपिफाइसिस मेटाफाइसिस सीक्वेंस के साथ एपिफाइसिस मेटाफाइसिस डायफाइसिस। तो एपिफाइसिस पे GOE, G से जॉइंट सेल, O से ओस्टियोसार्कोमा और E से मेटाफाइसिस पे हो जाएगा इविंग सार्कोमा। तो जॉइंट सेल ट्यूमर जो है वो एपिफाइसिस पे होता है, स्पेशली अराउंड नी जॉइंट पे एपिफाइसिस में होगा, स्पेशली अराउंड नी जॉइंट पे जॉइंट सेल ट्यूमर हो रहा है। एक्सरे पे सोबर्बल अपीयरेंस आती है इसमें, क्योंकि ड्यू टू ऑस्टियोलाइसिस होती है यहाँ पे, तो सोबर्बल अपीयरेंस होगी। एक्सरे मोर कॉमन है फीमेल में 20 to 50 ईयर्स में, और ये एक बिनाइन ट्यूमर है बट इज़ हाईली अग्रेसिव एंड रिकर्स करता है आफ्टर सर्जरी। ये ना एग्रेसिव है और रिकरेंस भी है इसकी आफ्टर सर्जरी। सो हाई एक्सपर्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन शुड डील विद इट। तो हमने पढ़ा जॉइंट सेल ट्यूमर के बारे में, ये एपिफाइसिस पे होता है, स्पेशली जो हमारे पास हैं नी जॉइंट पे, और सो बबल की अपीयरेंस देगा। फीमेल्स में कॉमन है 20 to 50 ईयर्स की एज में, बिनाइन ट्यूमर है, सर्जरी के बाद भी इसकी रिकरेंस है। इस वजह से आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से इसका जो है ना एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेना होता है। नेक्स्ट है जी ओस्टियोसार्कोमा। ओस्टियोसार्कोमा जो होता है ना, ये हमने पता है कि मेटाफाइसिस पे होता है। एक्सरे में इसकी अपीयरेंस होगी कॉर्डमैन ट्रायंगल, सनबर्स्ट अपीयरेंस, ओस्टियोलिटिक लीजन, पेरी ओस्टियल इन्फ्लेमेशन या फिर एलिवेशन। लैब्स, क्योंकि ओस्टियोसार्कोमा जो डिजीज़ है ना, इसमें सिस्टेमिक साइंस नहीं होते, इस वजह से इसमें ESR वगैरह रेज नहीं आएगा। और लैब्स में हम क्या देखेंगे, ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल्स रेज होंगे, बट ESR नॉर्मल है क्योंकि नॉट एसोसिएटेड है विद सिस्टेमिक साइंस। तो ये था ओस्टियोसार्कोमा के बारे में कि ये मेटाफाइसिस पे होता है। एक्सरे में कॉर्डमैन ट्रायंगल, सनबर्स्ट अपीयरेंस, ओस्टियोलिटिक लीजन या पेरिओस्टियल इन्फ्लेमेशन होगी, ALP के लेवल्स रेज होंगे, और ये सिस्टेमिक साइंस नहीं देता। ओस्टियोसार्कोमा के बाद लिविंग सार्कोमा आ जाता है। लिविंग सार्कोमा जो होगा वो डायफाइसिस पे होगा, इसमें एक्सरे पे शो करेगा ओस्टियोलिटिक लीजन्स विद अनियन पील अपीयरेंस, और मोर सिस्टेमिक साइंस फीवर मेलेस वेट लॉस के होंगे। और इसके अंदर क्या होती है, ये एक न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स में म्यूटेशन की वजह से होती है। म्यूटेशन होती है ऑफ T1122 EVS-FL11 में। तो ओरिजिन फ्रॉम न्यूरोएक्टोडर्मल सेल्स गिविंग यूनिफॉर्म राउंड ब्लू सेल्स इन रोजिक पैटर्न। तो ये न्यूरोएक्टोडर्मल सेल से ओरिजिन हो रहा है इविंग सार्कोमा का। नेक्स्ट इज